नमस्ते मंदाकिनी जी। हेलो एवरीवन, जो भी लोग हमारा प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं मैं उनका स्वागत करती हूँ। और एक बार स्टार्ट करने से पहले उम्मीद है कि और कुछ लोग आने आने वाले हैं, तो हम थोड़ी देर वेट कर लेंगे। तब तक आप लोग अगर अपने बारे में थोड़ा बताना चाहो, इंट्रोडक्शन देना चाहो, तो आप बता सकते हो। हेलो। हमें लगता है कि एक शायद पार्टिसिपेंट का कनेक्शन हट गया है। हाँ जी। थोड़ा सा अब 5-10 मिनट का अगर वेट कर ले तो मे भी शायद कुछ पार्टिसिपेंट आ जाए। हाँ जी, कोई बात नहीं। वैसे हम हमने रिकॉर्डिंग तो लगाई हुई है, और मैं इसे यूट्यूब चैनल पर भी डालूंगी, ताकि बाद में भी जो लोग आ रहे हैं वो पूरा देख सके चीजों को। तो ये प्रोग्राम का पर्पस, पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम संदीप कौर है। मैं पिछले काफी सालों से खेती विरासत मिशन के साथ काम कर रही हूँ। मैं ऑर्गेनिक फार्मर भी रह चुकी हूँ। हेल्थ के ऊपर भी मैंने काफी काम किया है। मिलेट का फूड कैसे बनाना है और मिलेट से लोगों को ठीक करना, ये मेरा काम था। काफी सालों से मैं ये इन चीजों पे काम कर रही हूँ। डॉक्टर खादर वली, उमिंदर दत्त जी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, इन सब लोगों के साथ मैंने काम किया है, और काफी सालों से हम काम कर रहे हैं एक साथ। अब वो करते करते साथ में मुझे एक चीज और समझ में आई कि हमारी जो बीमारियां हैं उनका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारा भोजन ही नहीं होता, और भी कई सारे कारण होते हैं। तो जब मुझे उन चीजों के बारे में मैं एक्सप्लोर करने लग गई कि काफी सारे पेशेंट हमारे ठीक हो जाते थे, लेकिन कुछ पेशेंट फिर भी स्ट्रगल करते थे कि ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आए लेकिन अभी भी हम पूरी तरह से हील नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके ऊपर मुझे काम करना था। तो जब मैं उस एरिया को एक्सप्लोर करने लग गई, तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, सिर्फ खाना ही प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ, और हमारी सोसाइटी में जो हमारी कंडीशनिंग है, उन चीजों का भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है हमारी लाइफ पे, हमारी करंट लाइफ पे, और हमारी हेल्थ के ऊपर भी। उसके बाद उसके बाद फिर मैंने आप इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू किया, इन चीजों के बारे में सीखना और समझना शुरू किया। और ये पिछले कई सालों से मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। और अब मैं एक एनएलपी ट्रेनर भी हूँ। एनएलपी क्या है? एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। मतलब हमारे ब्रेन की जो पैटर्न्स होते हैं, जो हम सालों साल हमने जिस तरीके की कंडीशनिंग में अपनी लाइफ जी है, जिस तरह के माहौल में हमने अपनी लाइफ को जिया है, जिस तरह की कंडीशनिंग हमारी बन चुकी है, परसेप्शंस बन चुके हैं, उनके ऊपर काम करते हैं हम। तो ये टोटली हम अपने माइंड के ऊपर काम करते हैं कि हमारे माइंड में ऐसे क्या पैटर्न्स हैं जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करके लेकर आ रहे हैं। तो इस ये जो
स्टडी है, इसमें हम अपने टोटली अपने माइंड के ऊपर काम करते हैं, और माइंड को कैसे हम माइंड से कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव बनाएंगे और कैसे उसमें चेंजेस लाकर अपनी हेल्थ को ठीक करेंगे, इसके ऊपर काम होता है। उसके बाद सेकेंडली मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। हिप्नोथेरेपी में हम ब्रेन का जो हमारा ब्रेन की लेयर्स होती हैं, जैसे एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है और एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो हमारी लाइफ में जो कुछ भी हमारा जो ओनर है वो सबकॉन्शियस है, लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है वो चीजें वहां तक पहुंचने ही नहीं देता है। तो वो अपने परसेप्शन के हिसाब से काम करता रहता है। हम चाहते तो कुछ है, लेकिन वो कॉन्शियस माइंड तक पहुंच ही नहीं रहा है वो सारी चीजें। तो और वो कॉन्शियस माइंड में जो भी कंडीशनिंग बैठ गई हैं हमारे बचपन में, हमें हमारे साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें बहुत लो फील कराया जाता है, हमें हमारा सेल्फ डाउट, हमारे अंदर अपने हमारे लिए सेल्फ डाउट्स होते हैं। तो वो सारे सबकॉन्शियस का काम होता है, और हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो चीजें बदल नहीं पाती हैं। तो हम ऊपर ऊपर जितना मर्जी काम करते रहें कॉन्शियस लेवल पे, हम आजकल आपने बहुत कुछ देखा होगा, यूट्यूब पे बहुत कुछ है आपको, सोशल साइट्स पे बहुत कुछ मिलेगा कि आप अफर्मेशन करो, आप पूजा पाठ कर लो, आप ये कर लो वो कर लो तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन लाइफ बदलती नहीं है उन सब चीजों से। क्यों? क्योंकि हमार वो चीजें सबकॉन्शियस तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। तो हिप्नोथेरेपी एक ऐसी चीज है जहां हम इंसान को उस माइंड के उस स्टेट में लेकर जाते हैं जहां हमारा कॉन्शियस माइंड है, हम उसको बीच में से हटा देते हैं, उससे सुला देते हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। तो हिप्नोथेरेपी कोई उस तरीके का साइंस नहीं है कि वो बस ऐसे कुछ पेंडुलम हिलाया और बेहोश कर दिया किसी को और जो भी चाहो उससे करवा लो। ये बिल्कुल नहीं है। हिप्नोथेरेपी बिल्कुल डिफरेंट चीज है। इसमें हम कॉन्शियस माइंड को, जो हमें हमारे लाइफ में हम कुछ भी करना चाहते हैं तो वो जो एक वॉइस अंदर से आती है कि तुम कर नहीं सकते हो, तुम अभी इस लायक नहीं हो, या तुम अच्छे नहीं हो, ये सारी बातें जो कॉन्शियस माइंड हमें सिखाता है, सुनाता है, वो सबकॉन्शियस तक वो चीजें पहुंचने नहीं देता है जो हमें लाइफ में चीजों को अच्छे से करने के लिए जरूरी है। तो हिप्नोथेरेपी में हम क्या करते हैं, उस कॉन्शियस माइंड को सुलाकर कॉन्शियस जो हमारा सब कॉन्शियस है उसके अंदर क्या नेगेटिव प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है जो हमारी लाइफ में हमें ग्रो नहीं करने दे रही है और हमारी लाइफ में चैलेंजेस लेकर आ रही है, उस चीज को समझते हैं और उसे रिमूव करते हैं और पॉजिटिव चीजें वहां पे फिल करते हैं। तो हमारी जो प्रेजेंट की लाइफ है, हमारी जो बाहर की दुनिया है, वो फिर उसी हिसाब से बदलने लग जाती है। तो ये काम एक हिप्नोथेरेपिस्ट का होता है। इसके साथ ही साथ मैं एक इमोशनल हीलर भी हूँ। तो इमोशनल हीलिंग में हम क्या करते हैं, हमारे इमोशंस, आज का आज का जो टाइम है हमारा, उसमें हम अपने इमोशंस को सप्रेस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हर तरह के इमोशंस को। चाहे वो इमोशन दुख के हों, चाहे वो इमोशंस खुशी के हों, हम उसको सिर्फ सप्रेस कर रहे हैं। हम पूरी तरह से आजादी से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी की कंडीशनिंग ऐसी है कि अगर आप गुस्सा करते हो तो ये बहुत गलत चीज है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें सोसाइटी में हमें इस तरीके से सिखाया जा रहा है। आप अगर दुखी हो तो आप अगर उस दुख को बाहर निकालना चाहते हो, आप रोना चाहते हो, तो सोसाइटी में ये सिखाया जाता है कि नहीं, रोने वाले लोग कमजोर होते हैं। अगर आप खुल के हंसना चाहते हो, आप खुश हो, आप खुल के हंसना चाहते हो, तो सोशल कंडीशनिंग ये है कि आप ज्यादा खुलकर अगर हंसोगे तो आपने देखा होगा अक्सर बाहर आपको सोसाइटी में ये चीजें सुनने को मिल जाती हैं कि अरे ये क्या गवारों की तरह हंस रहे हो। तो हम अपनी जो खुशी है ना उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ना अपने दुख को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ना उसको पूरी तरह से जी पा रहे हैं। हम अधूरा अधूरी सी जिंदगी जी रहे हैं। और ये जो अधूरे इमोशंस हैं जिसको हम पूरी तरह से निकाल नहीं पा रहे हैं, ये इमोशंस भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। ठीक है। तो
हम इन इमोशंस को भी हील करते हैं। तो मैं इमोशनल हीलिंग भी करवाती हूँ, जिसमें बहुत तरह के हमारे जो सप्रेस इमोशंस हैं उसको हम निकालते हैं बाहर। और जैसे ही हम वो सारे सप्रेस इमोशंस को बाहर निकालते हैं, हमारी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो ये मेरे मेरे काम है जो मैं करती हूँ। और इसके साथ साथ मिलेट तो ऑलरेडी मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। और मिलेट, सिर्फ मिलेट खाकर खिलाकर हम लोगों को हील करते हैं। लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हम लोग लेकर आए हैं उससे। आप डायबिटीज तो सबसे इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं डायबिटीज में। जैसे ही आप अपने फूड को थोड़ा सा चेंज करते हो, आप अपने जो नॉर्मल फूड है, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं अभी, हालांकि नॉर्मल वो है नहीं, जिस उस फूड को जैसे ही हम चेंज करते हैं, वैसे ही इंस्टेंट हमारी जो ब्लड शुगर का लेवल है वो डाउन आ जाता है। तो खाने से हम तुरंत ही लोगों को ठीक करते हैं। तो इसके ऊपर भी हम काफी समय से मैं काम कर रही हूँ। ये सारे मेरे काम के एरियाज हैं। अब कुछ लोग, काफी लोग आ चुके हैं, और वैसे भी रिकॉर्डिंग हो ही रही है सारी चीजें। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मैं हमारा ये प्रोजेक्ट इंदौरा वेलनेस सेंटर, ये काफी सालों से तैयार हो रहा था। ये इसी साल हमने ओपनिंग की है इसकी, इंदौरा वेलनेस सेंटर की। और इस सेंटर में हम इस सेंटर में ये हमारा ड्रीम था। और इसे स्टार्ट करने में काफी लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें राजीव कोहली जी हैं। काफी लोग उनको जानते ही हैं। उनका गुरदासपुर में मिलेट का स्टोर है, और वो होलसेल और रिटेल दोनों में ही काम करते हैं, जिसमें वो ऑर्गेनिक फूड लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा पंकज पाठक जी हैं, जो इस पूरी लैंड के ओनर हैं। उन्होंने ही इस बिल्डिंग को तैयार करना, ये सारे काम उन्होंने देखे हैं। और इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मैं यहाँ पे पिछले 1 साल से यहाँ पे हूँ। और काफी लोग हमारे पास आ चुके हैं, और उनको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट उन्होंने यहाँ पे आकर फील किए हैं। इस एरिया के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। ये हिमाचल, बिल्कुल पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर के पास में है। ये पठानकोट से करीब 30 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा आपको। और इंदौरा शहर से करीब 10 किलोमीटर। गांव है मलाड़ी। और यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ है, और पहाड़ के बिल्कुल नीचे मड हाउस बनाए गए हैं। मिट्टी मिट्टी से बनाए गए कमरे हैं हमारे पास। और ये करीब 16-17 एकड़ की जमीन है, जिसपे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। कहीं कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और यहाँ पे हम ज्यादातर वेजिटेबल खुद ग्रो करने की कोशिश करते हैं, कि हमारी ज्यादातर वेजिटेबल हमारी खुद की ग्रो की हुई हो। और फ्रूट्स भी मैक्सिमम जितने हो सकते हैं हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हमारे खुद के हों। और कुछ फ्रूट्स हम अपने आसपास के एरिया से मंगवाते हैं, और बाकी बाहर से। तो यहाँ पे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो इस तरीके का है कि यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक साउंड नहीं है, बिल्कुल ही ये ट्रैफिक से दूर है। इवन जो विलेज है, विलेज से भी करीब आधा किलोमीटर, और ये पहाड़ की तरफ है। तो यहाँ आसपास ना तो कोई घर है, बहुत ज्यादा दूर दूर घर है, और ना ही कोई रोड है। तो इसलिए बिल्कुल ट्रैफिक साउंड आपको बिल्कुल नहीं मिलती है। तो बिल्कुल नेचुरल प्लेस है, और एक हीलिंग प्लेस है। उसके बाद यहाँ पे जो भी होता है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, तो हमारे नेचुरली बहुत सारी हर्ब्स यहाँ पे ग्रो होती है। और हम बहुत सारी हर्ब्स का यहाँ पे यूज करते हैं, कई बार खानों में, कई बार जूस में, कई बार काढ़ों में। तो हम यहाँ पे उनका इस्तेमाल करते हैं। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए ट्रैकिंग के लिए पहाड़ है हमारे पास। और आसपास कुछ और एरिया हैं जो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। योगा हम करवाते हैं यहाँ पे, मेडिटेशन करवाती हूँ मैं।
और बहुत सारी और तरह की थेरेपीज हैं, और आगे हम और तरह की आगे भी और तरह की थेरेपीज इसमें इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे बाकी जो खाना होता है हमारा वो टोटली ऑर्गेनिक और मिलेट बेस्ड फूड होता है। सारा टाइम मिलेट हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ हम फ्रूट और रॉ वेजिटेबल काढ़े, ये सारी चीजें जो भी यहाँ पे लोग आते हैं उनको ये चीजें प्रोवाइड करते हैं। इस प्रोजेक्ट को चलाने का पर्पस, स्टार्ट करने का पर्पस जो था वो ये था कि हम स्टोर्स चला रहे थे अलग अलग जगह पे। जैसे मेरा अमृतसर में स्टोर था, और अब राजीव जी गुरदासपुर में स्टोर चलाते हैं। इस तरह से अलग अलग एरिया में, पठानकोट में हमारा मिलेट का स्टोर है। जो ये सारे स्टोर्स हैं वो केवीएम के साथ एसोसिएटेड हैं, और पूरे पंजाब, इवन पंजाब से बाहर भी काफी सारे स्टोर्स स्टार्ट किए हुए हैं जहाँ पे लोग मिलेट सेल कर रहे हैं। लेकिन एक जो इश्यू आता था, हमें बार बार लोग ये चीज कहते थे, सब लोगों को ये मिल रहा था सुनने को कि कई लोगों को फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। कि वो चाहते तो हैं लेकिन करना कि मिलेट खाना, लेकिन कभी मिलेट बनाने में इश्यूज थे और कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता था। तो उस तरह के लोग अक्सर हमें कहते थे कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम जाकर कुछ दिन रहें और मिलेट बनाना सीखें, मिलेट खाएं और उसमें देखें, अपनी बॉडी में चेंजेस देखें। तो इस चीज इस चीज ये चीज हर किसी के दिमाग में थी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना चाहिए। तो ये जो एरिया था, भोली जी और पंकज जी ने मिलकर फिर इस एरिया को सिलेक्ट किया कि हाँ, यहाँ पे हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ बना सकते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम कहीं जाकर इस तरह की चीजें एक्सपीरियंस करें, खाएं और बॉडी पे अपने चेंजेस देखें। तो उस तरह के लोगों के लिए कोई भी जगह अवेलेबल नहीं थी, हम सिर्फ गाइड करते थे और आप अपने घर में जाके करो। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जो भी लोग आते हैं हमारे पास, कई लोग हफ्ते हफ्ते भर रह के गए हैं, कई लोग 10 दिन के लिए आते हैं, कई लोग 2 दिन 3 दिन, इस तरीके से लोग यहाँ पे आकर रहते हैं। और वो जब वो एक्सपीरियंस करते हैं कि इतनी वैरायटी है मिलेट में, इतना कुछ बन सकता है, इतना कुछ खाने को है हमारे पास। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मिलेट्स कोई बहुत बोरिंग फूड है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फूड है और बहुत टेस्टी फूड है। सिर्फ उनको बनाना नहीं आ पा रहा है, इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है। तो ये ऐसा कोई प्लेस हम प्रोवाइड कराना चाहते थे लोगों को। तो इस सोच के साथ ये चीज स्टार्ट की गई। तो इसे बनने में काफी ज्यादा टाइम लगा, एनर्जी लगी, क्योंकि बिल्कुल ये सारी चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो गई हैं। तो मिट्टी की वो कंस्ट्रक्शन और इसके लिए बड़े ही सिलेक्टेड तरह के लोग चाहिए थे। तो ये सारा प्रोजेक्ट तैयार हुआ, करीब 3-4 साल लग गए। और ये इसी साल से हमने इसकी ओपनिंग की है, स्टार्ट किया है। और अब अगर आप में से कोई यहाँ पे आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। जिस पोस्टर से आप यहाँ तक पहुंचे हैं, और उस पोस्टर में एक कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पे कांटेक्ट करोगे तो आप हमारे ग्रुप्स में ऐड हो जाओगे। तो आप जब चाहो यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो। अब यहाँ के अलावा मैं, अगर हम आते हैं अपने असली मिशन के ऊपर कि डायबिटीज, तो डायबिटीज क्या है, डायबिटीज के बारे में हम बात करें। डायबिटीज कोई भी बीमारी नहीं है। नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं। हाँ जी, तो डायबिटीज कोई भी बीमारी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायबिटीज है क्या, कि रूट कॉज क्या है। रूट कॉज, डायबिटीज के दो दो ही रूट कॉज हैं। एक तो ये कि आप, सॉरी, प्लीज म्यूट रखें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज कर ले,
प्लीज आप म्यूट रखिए अपने आप को। तो रूट कॉज क्या है डायबिटीज का? डायबिटीज का रूट कॉज सिर्फ दो ही है। एक तो ये हो सकता है कि आपने खाना आपका खाना डिस्टर्ब है। आप गलत तरह का रॉन्ग फूड खा रहे हो, वो एक कारण हो सकता है डायबिटीज होने का। और दूसरा कारण है मेंटल हेल्थ के, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, तो हमारी शुगर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ये जितना भी फूड आज मार्केट में अवेलेबल है, सिर्फ ये नहीं कि जंक फूड, हम जो बाहर के फूड की बात कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा और पैक्ड फूड, सिर्फ वही नहीं, इवन हमारे घर में भी जो बना हुआ फूड है, जैसे गेहूं और चावल, मैक्सिमम हमारे फूड में गेहूं और चावल ही है। गेहूं और चावल क्या करता है, जैसे ही हम खाते हैं, वो एक हमारी बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज रिलीज कर देता है। और जैसे ही वो हमारे बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज रिलीज कर देता है, हमारी बॉडी, अब जब तक हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे लिवर उस चीज को कोशिश करता है, अपने अंदर स्टोर करता है, और ब्लड में जितना ग्लूकोज का लेवल चाहिए सिर्फ उतना ही रिलीज करता है। बाकी वो सारा इधर 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 अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में स्टोर होता रहता है। लेकिन एक लिमिट जब क्रॉस हो जाती है बॉडी में वो टॉक्सिन्स को स्टोर करने की, तब वो इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर आने लग जाता है। तब वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में हमें शो, जब हमारा पैंक्रियाज डैमेज हो गया, जब हमारे लीवर की फंक्शनिंग स्लो हो गई, जब हमारी बॉडी के पार्ट्स जितनी एक्टिवली उनको काम करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो सारी चीजें हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट होने लग जाती हैं। शुगर भी वही है कि एक लिमिट तक, जब तक हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है वो उस चीज को कंट्रोल कर पाते हैं, तब तक हमारी बॉडी ठीक रहती है। लेकिन जैसे ही उसका कंट्रोल, जब वो ओवर टॉक्सिन्स भर जाते हैं हमारी बॉडी में, तो फिर उसके लिए वो सारी चीजों को हैंडल करना मुश्किल होता है। तो वो टॉक्सिन्स फिर हमारे ब्लड में भी आने लग जाते हैं, ग्लूकोज, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अप दिखने लग जाता है, और हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि डायबिटीज हो गई। अगर आप थोड़े दिनों के लिए बॉडी में ये चेंजेस आते हैं तब तो ठीक है, लेकिन लंबे टाइम तक जब हमारी डाइट खराब रहती है, डिस्टर्ब रहती है, और हम उसको सुधारते नहीं हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती हैं बहुत ज्यादा, तो ये धीरे 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 डायबिटीज का रूप ले लेती है, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। सेकेंडली, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या करता है? जब भी आप स्ट्रेस लेते हो, तो हमारे जो पूर्वज हैं वो किस तरीके से रहते थे? वो जंगलों में रहते थे। तो जंगलों में जब वो रहते थे, तो स्ट्रेस कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, स्ट्रेस हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो हमारे जो पूर्वज थे, जब उनको स्ट्रेस होता था, तो स्ट्रेस कैसे होगा? कोई भी ऐसी चीज जो हमारे सामने आ गई और हमें उससे खतरा है, तो हमें स्ट्रेस होता है। अब वो स्ट्रेस क्या करता है हमारी बॉडी में? वो हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट होगा, तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को सिग्नल देता है, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम पे फाइट और फ्लाइट मोड में हमें या तो भागना है या लड़ना है। तो पुराने टाइम में जब जंगलों में रहते थे, तो या तो कोई भी जानवर देखा तो या तो भागना होता था, या उससे बचने के लिए लड़ना होता था। तो उस लड़ने और भागने के कंडीशन में हमें स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए। ताकत कहाँ से आएगी? ग्लूकोज से। ग्लूकोज एक एनर्जी का सोर्स है, वो कोई बुरी चीज नहीं है, वो एक एनर्जी का सोर्स है। उसके बिना हम एक कदम भी चल नहीं सकते हैं। अब जब अब जैसे ही वो एनर्जी का सोर्स हमारा हमारी बॉडी में आएगा, हम तब या तो भाग सकेंगे या फिर लड़ाई कर सकेंगे। लेकिन आज का जो स्ट्रेस है, जब आज हम स्ट्रेस में आते हैं किसी भी चीज की वजह से, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल इश्यूज हों, चाहे वो हमारे
फैमिली इश्यूज हो, चाहे वो हमारा कोई भी इशू हो, जब हम स्ट्रेस में आते हैं किसी भी इशू की वजह से, तो हम सेम फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है और हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल अप होता है। लेकिन अब उसको हम यूज तो नहीं कर रहे। अगर हमें एक स्ट्रेस आया, हमारे बॉस ने हमें कुछ कह दिया, या हमें बहुत सारा काम दिख रहा है, पेंडिंग पड़ा हुआ है और हमें बहुत सारा काम करना है और हमारे पास टाइम कम है, तो वो स्ट्रेस तो इंक्रीज हो गया आपकी लाइफ में। लेकिन अब उस स्ट्रेस को रिलीज आप कैसे करोगे? आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। जब फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं करोगे तो वो ग्लूकोज कहीं यूज नहीं होगा। जब वो ग्लूकोज यूज नहीं होगा तो वो आपकी ब्लड में ही इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही आपकी ब्लड में वो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा, आपकी शुगर का लेवल अप हो जाएगा। धीरे धीरे ये चीजें आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालेंगी, और जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, चेक कराओगे, तो वो कहेंगे आपको डायबिटीज हो गई, आप फिर मेडिसिन के ऊपर आ जाओगे। तो सिंपल ये दो ही कारण है। तो ये आपको सर्च करना है कि कारण क्या है। क्या आपकी डाइट में कुछ प्रॉब्लम है? आप गलत तरह की डाइट ले रहे हो, इस वजह से आपकी शुगर अबनॉर्मल है? आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है? क्योंकि आप देखोगे लेबर क्लास जो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करा रहे हैं, एक रिक्शा चलाने वाला, आप कभी सोच कर देखना कि एक रिक्शा चलाने वाला, वो लोग इतना मीठा खाते हैं, इतना किसी भी तरीके का फूड खा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कहीं ज्यादा हेल्दी हैं उन लोगों के मुकाबले जो लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, वो सिर्फ ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं। तो वो लोग तो गलत खा ही रहे हैं, फिर उन उन लोगों की हेल्थ क्यों नहीं खराब हो रही है? उसके पीछे कारण यही है कि उनकी बॉडी में भी ग्लूकोज का लेवल तो अप हो रहा है, लेकिन वो अपनी ग्लूकोज को यूज कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी करके। जब वो उस ग्लूकोज को यूज कर ले रहे हैं, उनके ऊपर उनके बॉडी के ऊपर उतना बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आप बैठे हुए हो। हम जैसे लोग जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, हम लोग सिर्फ सिटिंग जॉब करते हैं, तो हमें वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। तो आपकी बॉडी में आप सिर्फ इन तीन चीजों के ऊपर काम कर लोगे, डायबिटीज गायब हो जाएगी। उसके लिए किसी मेडिसिन की आपको कभी जरूरत नहीं है। आप खाना अपना देख लो कि आपके खाने में प्रॉब्लम है। अगर आपके खाने में प्रॉब्लम है तो आपको खाने को चेंज करना पड़ेगा, आपको खाने को ठीक करना पड़ेगा। आप अपनी फूड हैबिट्स को चेंज कर लो। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, तो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करो। अगर आपने एक एक गुड़ का टुकड़ा खा लिया, या आपने कोई मीठा खा लिया, या आपने कोई पिज्जा खा लिया, तो आप उतनी फिजिकल एक्टिविटी कर लो। अगर आपके लिए वो पॉसिबल है, तब आप खा लो और कर लो फिजिकल एक्टिविटी। नहीं कर सकते हो आप, तो फिर आप आपके खाने के ऊपर पूरा कंट्रोल रखो। तीसरी चीज आ जाती है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है? स्ट्रेस को मैनेज करने की बहुत सारी टेक्निक होती हैं, जिसमें मेडिटेशन तो है ही, सेल्फ अवेयरनेस भी है। सेल्फ अवेयरनेस मेडिटेशन से भी ज्यादा हमारी सेल्फ अवेयरनेस काम करती है कि आप किस तरीके की आपकी सोच है, किस तरीके का आपका माइंडसेट है। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। जैसे ही आप अपना माइंडसेट चेंज करते हो, आपकी सेल्फ रियलाइजेशन बढ़ जाएगी। सेल्फ रियलाइजेशन अगर आपकी बढ़ गई, तो आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब ये तो हो गई, ये रूट कॉज है, असली रूट कॉज ये है। और अगर मैं देखूं, मतलब मेरे हिसाब से तो डायबिटीज कोई बीमारी है ही नहीं, क्योंकि बीमारी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और डायबिटीज जस्ट आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अप हो रहा है, तो आपको डायबिटिक कह दिया जाता है, और ये तो मैनेजेबल है। आप जब चाहो अपनी बॉडी के ग्लूकोज को मैनेज कर सकते हो, अपने खाने को चेंज करके, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा के, अपने मेंटल स्ट्रेस को रिलीज करके। सिंपल, ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं। सेकेंडली आता है कि इसको ट्रीट कैसे करें। तो ट्रीट भी मैंने साथ ही साथ बता दिया आपको कि इसको ट्रीट कैसे करना है। ये तीनों
तीनों रूट कॉज है, और इन तीनों के ऊपर जब हम काम करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब अब जो लोग अ, अभी नहीं फंसे हैं उस ट्रैप में, वो टैबलेट्स और इंसुलिन के ट्रैप में जो लोग नहीं फंसे हैं, वो लोग तो इस चीज को अगर समझ जाएंगे, रियलाइज कर लेंगे, और वो अपने लाइफस्टाइल को तुरंत चेंज कर लेंगे, तो वो तुरंत ही, वो कभी इस ट्रैप में फंसेंगे नहीं, ये डायबिटीज वाले ट्रैप में फंसेंगे नहीं। क्योंकि अगर एक बार आप इस ट्रैप में फंस गए और आप उन मेडिसिन को लेना आपने शुरू कर दिया, तो उससे आपकी आपके बहुत सारे इश्यूज और बढ़ जाएंगे। आपने देखा ही होगा कि अगर मान लो 40 की एज में अगर किसी को डायबिटीज, डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपको डायबिटीज हो गया है और अब आप मेडिसिन लेना शुरू कर दो, तो 50 की एज आते आते उनके वो डायबिटीज की प्रॉब्लम ठीक तो कभी भी नहीं होगी, इम्पॉसिबल की ठीक हो जाएगी, वो उसका लेवल और बढ़ेगा। और साथ ही साथ आपको और अलग तरह के इश्यूज होंगे। तो वो जो आप एक टैबलेट लेते थे उसकी पोटेंसी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, उसके अलावा कई और तरह की प्रॉब्लम्स भी एड ऑन हो जाएगी। वो एड ऑन क्यों हो रही है? क्योंकि आप साइड इफेक्ट, जो दवाइयों का साइड इफेक्ट है वो भी एडिशनल ऐड हो गया। हमारी जो लाइफस्टाइल हमने नहीं चेंज की, वो वो तो चल ही रही है, वो तो प्रॉब्लम कर ही रही है आपकी लाइफ में। जो आपने वो टैबलेट एक और एड ऑन कर लिया, वो आपको कई तरह के और साइड इफेक्ट लेकर आ रहा है, और कई तरह की बीमारियों को इंक्रीज कर रहा है। तो आप बड़ी ही इजली इस ट्रैप से निकल सकते हो बाहर। और आपको और किसी भी तरह की, क्योंकि ये मेरी अब तक की जो भी ऑब्जर्वेशन है, ये रूट कॉज है हर एक बीमारी का। ये बीमारी नहीं है, ये रूट कॉज है हर एक बीमारी का। क्योंकि जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल अप होने लग जाता है, इसका मतलब कि आपके जितने भी, ये उस वक्त होता है, आप एक चीज समझ लो कि ये उस वक्त स्टार्ट होती है जब आपके सारे बॉडी के ऑर्गन्स ने जवाब दे दिया है कि अब हम इससे ज्यादा टॉक्सिन्स को नहीं रख सकते हैं। अब हम बिल्कुल ओवरफिल्ड हो चुके हैं, और अब वो टॉक्सिन सारे हमारे ब्लड में आ रहे हैं। और जब अपने हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स का आना शुरू हो जाता है, तो A to Z हर एक बीमारी आपको होनी ही होनी है। क्योंकि ब्लड में जो टॉक्सिन्स आएंगे, वो हमें ब्लड प्रेशर ले हमारे लिए ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे, हमारे हार्ट में ब्लॉकेजेस करेंगे, हमारी नर्व्स के अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे। और हमारी नर्व्स के अंदर ब्लॉकेजेस होंगे तो जहां जहां भी प्रॉब्लम्स, जहां जहां भी ब्लॉकेजेस होंगे, वहां वहां से रिलेटेड बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो ये बीमारी नहीं है, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये रूट कॉज है हर बीमारी का। आप समझ लो, जिस दिन आपको डायबिटीज पॉजिटिव आ गई, आपको डॉक्टर ने कह दिया कि ये पॉजिटिव आ गई है, उस दिन से आप समझ लो कि आपने आपकी बॉडी अब बीमारियों को इनवाइट करना शुरू करेगी, और अब वो सामने आएंगी। अभी तक बीमारियां तो अभी तक भी हैं, आपकी बॉडी का बुरा हाल है, आपकी बॉडी पूरी टॉक्सिन से भरी हुई है। लेकिन जैसे ही डायबिटीज शुरू होगी, आपकी बॉडी अब वो टॉक्सिन्स को और ज्यादा हैंडल नहीं कर पा रही है। अब वो बाहर आके आप वो बीमारियां बाहर शो होंगी, और आपको पता चलेगा कि हाँ, ये बीमारियां वो अचानक बीमारियां नहीं आई हैं। वो पिछले 30-40 सालों से जो कुछ भी आप खा रहे हो, वो आपकी बॉडी इतनी पावरफुल है कि अभी तक वो सारे टॉक्सिन्स को मैनेज कर रही थी। अब उसने जवाब दे दिया कि अब इसके बाद में अपनी बॉडी के टॉक्स आप जो खा रहे हो, जो आप जिस तरीके से आप जी रहे हो, अब ये टॉक्सिन्स हम नहीं हैंडल कर सकते। अब आप देखो, तो वो बीमारियां शो होनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं इसको रूट कॉज बोलती हूँ हर एक बीमारी का, ये रूट कॉज है। अब आती है कि इसमें कैसे अपनी डाइट को कैसे समझें और कैसे इसको ठीक करें। तो जब हम डाइट के बारे में बात करते हैं, तो डाइट में हम जो रेकमेंड करते हैं वो है मिलेट डाइट। मिलेट डाइट
कैसे डायबिटीज को ठीक करती है, इसके पीछे सिंपल सी चीज है कि जो मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स में फाइबर कंटेंट बहुत हाई होता है। फाइबर कंटेंट बहुत हाई होने की वजह से, और फाइबर की लेयर्स होती हैं, एक नहीं करीब 7 लेयर फाइबर की होती हैं मिलेट्स के अंदर। ये जो फाइबर है, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी को क्लींस करता है। डॉक्टर खादरवली कहते हैं कि 5 तरह के मिलेट्स वो रेकमेंड करते हैं सभी को बॉडी डिटॉक्स के लिए। इससे बॉडी हमारी डिटॉक्स होती है। वो 5 तरह के मिलेट्स कौन कौन से हैं? कंगनी, कोदरा, स्वांग, कुटकी, हरी कंगनी। इंग्लिश में हम कहें तो फॉक्सटेल, लिटिल, बार्नियार्ड, कोडो, और क्या रह गया, ब्राउन टॉप। 5 तरह के ये मिलेट्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। ये कैसे डिटॉक्स करते हैं? इन सब में अलग अलग तरह का फाइबर है, अलग अलग तरह के न्यूट्रिशंस हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को क्लींस करते हैं। जैसे बार्नियार्ड। बार्नियार्ड हमारे लीवर को क्लींस करता है। जब आप बार्नियार्ड का इस्तेमाल करोगे, अपनी डाइट में बार्नियार्ड को बढ़ाओगे, तो हमारे लीवर की क्लींजिंग कर देता है। लीवर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स इतने सालों से भर रखे हैं, वो सारे टॉक्सिन्स ये खींचकर बाहर निकालता है। लीवर हो गया, और कई तरह के छोटे ऑर्गन्स जो हैं, वो सारी क्लींजिंग होती है, बार्नियार्ड करता है। उसके बाद सेकंड, कुटकी के ऊपर आते हैं, लिटिल। लिटिल मिलेट हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्लीन करता है, हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्लींजिंग करता है। उसके अंदर जो भी टॉक्सिन्स जमा हुए हैं, वो सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। उसके बाद बार्नियार्ड, सॉरी, ब्राउन टॉप। ब्राउन टॉप का जो फाइबर है, वो हमारी आंतों की क्लींजिंग करता है, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत। इन इसका जो फाइबर है, ये हमारी पूरी गट की, पूरी आंतों की सफाई कर देता है। अब जब हमारी आंतें क्लीन हो जाएंगी, आंतों में जो इतने सालों से जो भी टॉक्सिन्स जमा है वो निकल जाएंगे, तो वहां पे हेल्दी इन्वायरमेंट होगा। हेल्दी इन्वायरमेंट होगा तो जो गट बैक्टीरिया हमें चाहिए हमारी गट को हेल्दी रखने के लिए, वो वहां पे पैदा हो पाएंगे, और हमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, हमारी बॉडी में पूरे न्यूट्रिशन अब्सॉर्व कर पाएगी हमारी बॉडी। उसके बाद आता है फॉक्सटेल। फॉक्सटेल का क्या काम है? फॉक्सटेल हमारी नर्व्स की क्लींजिंग करता है। हमारी नर्व्स के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, इतने सालों से जो भी टॉक्सिन्स बन रहे हैं हमारी बॉडी में, वो धीरे धीरे हमारे ब्लड में आने लग जाते हैं। और जब ब्लड में आ जाते हैं, तो वो टॉक्सिन्स कहीं ना कहीं इकट्ठे हो के धीरे धीरे ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। तो वो सारे जितने भी ब्लॉकेज हमारी नर्व्स के अंदर है, वो सारे ब्लॉकेजेस हमारे फॉक्सटेल फॉक्सटेल उसको खत्म करती है, निकालती है, बॉडी से रिमूव करती है। उसके बाद आता है कोडो। कोडो का क्या काम है? कोडो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। हमारे ब्लड के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, वो सारे टॉक्सिन्स को कोडो रिलीज करता है, निकालता है बॉडी से बाहर। कोडो हमारी बोन मैरो के ऊपर भी काम करता है। तो बोन मैरो के अंदर भी जितने भी हमारे टॉक्सिन्स जमा हो रखे हैं, वो सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये जब हम ये मिलेट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो ये हमारी बॉडी को क्लींस कर देते हैं, अंदर से सफाई कर देते हैं। और जब आपका लीवर क्लींस हो गया, आपकी सारी आंतें क्लींस हो गई, आपका ब्लड क्लींस हो गया, आपकी नर्व्स क्लींस हो गई, आपका जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लीन हो गया, तो ऑटोमेटिकली आप बिल्कुल हेल्दी हो जाते हो। तो ये जो मिलेट्स हैं, ये इस तरीके से हमें हेल्दी बनाते हैं। अब ये अम, अब इसके अलावा कुछ काढ़े भी डॉक्टर खादरवली रेकमेंड करते हैं। जिन कुछ काढ़े रेकमेंड करते हैं वो हमें। ये काढ़े भी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और हमें हेल्दी बनाते हैं।
तो जब हम ये मिलेट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक तो ये ग्लूकोज को एकाएक ब्लड में फ्लो नहीं करते। जब हम मिलेट्स खाते हैं तो इनकी जो इतनी सारी लेयर्स है, इनका जो बॉडी में वर्किंग स्टाइल है वो ये है कि ये धीरे धीरे बॉडी में ग्लूकोज रिलीज करते हैं। इन्होंने थोड़ा सा ग्लूकोज रिलीज किया, उसके बाद हमने उसको यूज कर लिया, फिर वो थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा ग्लूकोज रिलीज करते हैं, फिर वो थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा ग्लूकोज रिलीज करते हैं। तो एकाएक जो ब्लड में ग्लूकोज की बाढ़ आती है वो बंद हो जाती है। तो इंस्टेंट आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं कि जैसे ही आप गेहूं और चावल छोड़कर मिलेट डाइट लेना शुरू करोगे तो इंस्टेंट क्या होगा, आप जब मिलेट खा के 2 घंटे के बाद आप ब्लड टेस्ट करोगे तो आपका जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम आएगा। अगर आप गेहूं खाकर चेक करोगे तो आपके ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ आएगा। तो ये इतना इंस्टेंट है, इतने इंस्टेंट आपको इसके इफेक्ट पता चलते हैं कि आप देखकर हैरान हो जाओगे। अब इसे कैसे स्टार्ट करना है, अगर आपको मिलेट स्टार्ट करने हैं तो स्टार्ट कैसे करने हैं। आप में से कितने लोग हैं जो डायबिटीज फेस कर रहे हैं, मुझे कोई बताना चाहेगा। और अगर आप लोग मिलेट खा रहे हो या नहीं खा रहे हो तो भी आप में से कोई है जो मिलेट अभी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। नो वन। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। तो आप ठीक है, फिर मैं बताती हूँ कैसे करना है हमें। अगर किसी को भी डायबिटीज है और उनको मिलेट स्टार्ट करने हैं तो स्टार्ट हम कैसे कर सकते हैं। हर एक मिलेट 2-2 दिन आपको लेना है। जो भी मिलेट आप स्टार्ट करोगे वो 2 दिन, एक मिलेट को 2 दिन हमें लेना है। और फिर सेकेंड डे मिलेट को चेंज कर लेना है, फिर थर्ड डे। तो अब जितने भी मिलेट हैं आपके पास, 5 मिनट हैं, 10 10 दिन में वो पूरा एक सर्कल आप कंप्लीट करोगे। और फिर 11वें दिन आप फिर से पहले वाले मिलेट को खाना शुरू करोगे। अब ये पांचों क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता ही दिया कि ये पांचों इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। तो हमारे हर एक ऑर्गन की डिटॉक्स हमें चाहिए, इस वजह से हमें पांचों के पांचों मिलेट ही खाने चाहिए। अब स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग इसकी अगर आप अंबली से करते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा अंबली आप यूज करो। अंबली बनाने के लिए आपको मिलेट्स को लेना है, उसे सोक करना है 7 से 8 घंटे। किसी भी मिलेट को सोक करना बहुत जरूरी है। आप मिलेट को सोक करोगे और उसके बाद आप उस मिलेट को हम पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। और उसमें 15 गुना 14-15 गुना पानी डाल के उसको पानी को बॉयल करेंगे। और जब पानी बॉयल हो जाएगा तो वो हमने जो पेस्ट पीसा है मिलेट का, उसको हम उस उबलते हुए पानी में सारा डाल देंगे और उसे पकाएंगे। उसे तब तक पकाएंगे जब वो पूरी तरह से पक ना जाए। तो उसमें करीब 10 गुना के आसपास पानी रह गया तो हम वो ये पतला पतला हम ड्रिंक बना के पीते हैं। तो जब वो 10 गुना तक पानी रह गया तब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे स्टील के बर्तन में पका सकते हैं, किसी भी बर्तन में, एल्युमिनियम छोड़ के आप किसी भी बर्तन में पका सकते हो मिलेट्स को। पकाने के बाद आप इसे एक मिट्टी के हांडी में, और आप चाहो तो मिट्टी के बर्तन अगर आप इस्तेमाल करते हो तो मिट्टी के बर्तन में भी आप इसको कुक कर सकते हो। लेकिन मिट्टी के बर्तन में जब हम कुक करते हैं तो ये थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है बाकी बर्तनों के मुकाबले। लेकिन इसकी स्लो कुकिंग होती है, लेकिन इसकी कुकिंग बहुत ही जबरदस्त होती है। अगर आप नहीं भी कर रहे हो, आप जो भी बर्तन इस्तेमाल कर रहे हो आप कर सकते हो। और पकाने के बाद आप इसको मिट्टी के बर्तन में डालो, थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो आप एक सूती कपड़े से ऊपर इसके मुंह पे बांध के आप इसको छोड़ दोगे। 10-12 घंटे के लिए आप छोड़ोगे। टेम्परेचर
के अकॉर्डिंग होता है। आपने सिर्फ ये देखना है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर आप दूध से दही जमाते हो, बिल्कुल सेम टेम्परेचर के ऊपर ये होना चाहिए, तभी ये प्रॉपरली हमारी अम्बली तैयार होगी। तो वेदर के अकॉर्डिंग टाइम भी लगता है। जैसे गर्मियों में दही जल्दी जम जाता है, सर्दियों में ज्यादा लंबा टाइम लेता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। और जब ये हमारा मिलेट तैयार, जब ये अम्बली हमारी रेडी हो गई, अब इसे आप ड्रिंक बनाकर पी सकते हो। इसे मीठा ड्रिंक बना के पी सकते हो, इसे आप नमकीन और ड्रिंक बना के पी सकते हो। नमकीन ड्रिंक में आप पुदीना डाल सकते हो, थोड़ा सा दही डाल सकते हो, भुना हुआ जीरा डाल दिया आपने, भुने हुए अजवाइन डाल दी, और ये सारा काला नमक नमक डाल के आप इसका उसका पेस्ट बना लोगे। और फिर आप उसमें अम्बली डाल के आप उसको पी के देखो, ये बहुत टेस्टी लगती है। और ये बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में गट बैक्टीरिया को बढ़ाता है, हेल्दी गट बैक्टीरिया को बढ़ाता है। हेल्दी गट बैक्टीरिया क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, हमें लगता है कि हम अच्छे से अच्छा खा लेंगे तो हमें वो बहुत सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कितना भी अच्छा खा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन सिर्फ तभी मिलेगा जब हम जो खा रहे हैं, कहते हैं ना कि खाने से नहीं, पचाना इंपॉर्टेंट है। तो ये पचाना कौन पचाता है हमारी बॉडी में? ये गट बैक्टीरिया। हम कुछ भी खाएंगे, वो खाना जब हमारी बॉडी में जाएगा, हमारी आंतों में जाएगा, हमारी आंतों में ये जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, वो हमारी उस खाए हुए भोजन में से भोजन को फिर वो खाएंगे, वो बैक्टीरिया खाएंगे। और वो बैक्टीरिया उसे खाकर, उसके बाद वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी उससे कन्वर्ट करके हमारी बॉडी को प्रोटीन, कैल्शियम, न्यूट्रिशन, जो भी विटामिन्स हैं, वो ये हेल्दी गट बैक्टीरिया हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। ना कि खाने से हमें कुछ भी मिलने वाला है। तो अगर आपकी बॉडी में हेल्दी गट बैक्टीरिया है, तो आप सिर्फ एक सेब खाओगे, एक छोटा सा टुकड़ा भी सेब का खा लोगे, या आप एक सूखी रोटी भी खा लोगे, तो सूखी रोटी में भी जितने न्यूट्रिशन होंगे ना, वो सारे निकाल कर वो अपनी आपकी बॉडी को दे देगा। तो आप उससे हेल्दी रहोगे। लेकिन अगर आपकी बॉडी में हेल्दी गट बैक्टीरिया नहीं है, तो आप चाहे काजू बादाम खा लो, चाहे आप कुछ भी महंगे से महंगा एक्सोटिक से एक्सोटिक फ्रूट्स लाकर खा लो, आपको कोई भी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में नहीं मिलने वाला है। सारे न्यूट्रिशन हमारे गट बैक्टीरिया हमारी बॉडी को देते हैं, ना कि हमारा खाना। तो इसीलिए हमेशा यही कहा गया है कि भोजन को खाने भोजन को खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, भोजन को पचाना। और भोजन को पचाता हमारा गट बैक्टीरिया है। तो जब तक हमारे पास हेल्दी गट बैक्टीरिया नहीं होगा, हम कुछ भी खा लें, उसका कोई भी लाभ हमारी बॉडी को नहीं होने वाला है। ठीक है जी। तो हेल्दी गट बैक्टीरिया कहाँ से आएगा? और अच्छा, हेल्दी गट बैक्टीरिया खत्म कैसे हो गया हमारी बॉडी में से, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। हेल्दी गट बैक्टीरिया खत्म होने के दो तीन बहुत मेजर कारण है। सबसे पहला कारण हेल्दी गट बैक्टीरिया, मेडिसिन्स। मेडिसिन्स, जब भी हम कोई भी इश्यू होता है, हमें हमें सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी होता है, हम जाते हैं, हम डॉक्टर के पास एंटीबायोटिक मेडिसिन्स लेकर आते हैं। जब हम एंटीबायोटिक मेडिसिन्स लेकर आएंगे, उसे खाएंगे, उस मेडिसिन को इतनी ज्यादा उसके अंदर ना वो इंटेलिजेंस नहीं है कि मुझे किस बैक्टीरिया को मारना है और किसे बचाना है। तो वो हमारी आंतों के अंदर जो भी बैक्टीरिया है, वो हेल्दी हो अनहेल्दी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मार डालता है उसको। तो हमारा गट बैक्टीरिया को मारने में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो है मेडिसिन।
सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग है जो हम खा रहे हैं, फूड है, फूड हमारा, हमारे फूड में ज्यादातर मैदा, गेहूं, इस तरीके का फूड है जो हमारी आंतों में चिपक रहा है, जिससे कॉन्स्टिपेशन रह रही है, उसकी आंतों की प्रॉपरली सफाई नहीं हो रही है। और जो आप इस तरीके का जो भी फूड मैदे वाला, क्योंकि हम बिस्किट बहुत ज्यादा खा रहे हैं, हम एवरीडे आपके खाने में बिस्किट है, आपके खाने में बहुत सारा ब्रेड है, बहुत सारी और अनहेल्दी चीजें हैं जो हमारी आंतों में जाके चिपक रही हैं। जब हमारी आंतों में वो चिपक जाएंगी चीजें, वो हमारी आंतों में सड़ेंगी, चिपक चिपक के सड़ेंगी। वहां का जो इन्वायरमेंट है वो गंदा होगा। जब हमारी आंतों का इन्वायरमेंट गंदा होगा, वहां पे गंदगी होगी, तो जो हमारा हेल्दी बैक्टीरिया है वो कैसे उस इन्वायरमेंट में ग्रो कर पाएगा, कैसे उस इन्वायरमेंट में रह पाएगा? तो हमारा जो हेल्दी गट बैक्टीरिया है जो हमें चाहिए, वो तो बेचारा उस अनहेल्दी इन्वायरमेंट में मर जाता है। और जो बैक्टीरिया हमें नहीं चाहिए, वो बैक्टीरिया गंदगी में, तो गंदगी वाले कीड़े ही जम पैदा होंगे ना। तो वो अनहेल्दी बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं जो हमारी बॉडी में गैस और बीमारियां कई तरह की अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। तो ये दूसरा कारण हो गया। एक कारण हमारी मेडिसिन, दूसरा कारण हो गया हमारा जो खाना। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण सबसे बड़ा है कि हम मिट्टी के संपर्क में, नेचर के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज हम जरा सी हमारे हाथों में मिट्टी लग जाए तो हम फटाफट साफ कर लेते हैं, क्योंकि गंदी है मिट्टी। अब सबसे ज्यादा हेल्दी जो बैक्टीरिया है वो मिट्टी के अंदर ही है, लेकिन हमारी मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया है उससे भी केमिकल डाल डाल के उसको भी खत्म किया जा रहा है, वो भी डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो वो भी सेम प्लांट्स के साथ भी सेम है, सब कुछ सेम हो रहा है। हमारी हेल्थ भी खराब क्यों हो रही है? केमिकल्स की वजह से। और प्लांट की हेल्थ भी खराब क्यों हो रही है? केमिकल्स की वजह से, क्योंकि ये हमारे गट बैक्टीरिया को डैमेज कर रही हैं ये चीजें। तो मिट्टी के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब मिट्टी के साथ आप कनेक्ट रहोगे तो मिट्टी से ही हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा हेल्दी बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी को चाहिए वो हमारे अंदर आ जाता है। तो वो एक्सपोजर भी हम अपनी बॉडी को नहीं दे रहे हैं। गट बैक्टीरिया, तो वो गट बैक्टीरिया हमारा दिनों दिन खत्म हो रहा है। और अच्छी बात ये है कि ये जो सिस्टम है हमारी बॉडी का, ये इतना अच्छा है कि ये बहुत तेजी से अपने आप को रिकवर करना जानता है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि हमारी बॉडी का सिस्टम अगर इतना डैमेज हो गया तो ये कैसे ठीक होगा, ये तो शायद कभी ठीक नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इतनी तेजी से ठीक कर सकते हो ना। जरूरत सिर्फ इतनी है कि जो हम गलत कर रहे हैं उस गलत को हम रोक दें, जो चीजें जरूरी है हमें हेल्दी रहने के लिए उन चीजों को ऐड ऑन कर ले। जैसे ही हम ये दोनों चीजें कर लेंगे, इंस्टेंट आपकी बॉडी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। और वो बहुत तेजी से अपने आप को बचाना बॉडी जानती है, अपने आप को रिकवर करना जानती है। हमें कुछ भी सीखने या सिखाने की जरूरत नहीं है इसको, सिर्फ चेंजेस लाने की जरूरत है। इतने चेंजेस आप बॉडी में ले आओगे, इंस्टेंट आपकी बॉडी चेंज होनी शुरू हो जाएगी बहुत तेजी से। आपको पता है कि हर 6 महीने के अंदर हमारी बॉडी पूरी तरह से चेंज हो जाती है, एक एक बॉडी का सेल चेंज हो जाता है। लेकिन हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं? हमारी बॉडी तो बिल्कुल नहीं है। हर 6 महीने के बाद आप बिल्कुल नए हो, एक नए इंसान हो, बिल्कुल एक जैसे बच्चे के नए सेल आते हैं वैसे ही हो आप भी। लेकिन फिर बीमार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये हमारे जो सेल है ना वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। अगर आपके पुराने सेल्स के अंदर बीमारी की इंफॉर्मेशन है और वो बीमारी की ही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो बीमारियां कैरी ऑन हो रही हैं। अगर आप उस इंफॉर्मेशन को बदल देते हो, आप इंस्टेंट बिल्कुल रिकवर हो जाओगे हर एक चीज से।
तो ये ओवरऑल मेरी अंडरस्टैंडिंग, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है अभी तक, जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है उनको हील किया है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है अपने आप को हील करने की, इस हीलिंग जर्नी की। अगर इसके ऊपर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। और ये हम यहाँ पे ऑफलाइन भी आपको सर्विसेज देते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स को हील करने की, और ऑनलाइन भी करते हैं, ऑनलाइन भी हम काम करते हैं। तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर अभी तक जितनी चीजें मैंने बताई उस पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हम अब आगे का जो भी हमारा टाइम है उसे हम एक दूसरे के साथ अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हो। हम इस इसके बारे में, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकूं आपके अंदर। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अमित जी, संध्या जी, रुपिंदर मैम, राजेश जी, स्पिरिचुअल जर्नी, किशोर जी, पंकज जी। किसी की कोई क्वेरी होगी है क्या? अभी तक मैंने जो कुछ भी बोला, क्या आप उन चीजों से रेजोनेट कर पा रहे हो? क्या आप मानते हो कि जो कुछ मैंने कहा वो सही है, या फिर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ गलती है, तो भी आप बता सकते हो। अभी तक जो मैंने बातें आपको बताई, क्या आपको लगता है कि ये बातें सही है? जी, थैंक यू स्पिरिचुअल जी। हाँ जी, राकेश जी। थैंक यू जी। जी मैडम। हाँ जी, राकेश जी बताइए। जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। आ, आपने गट माइक्रो के ऊपर बात की। हम्म। खाली गट नहीं, हमारे शरीर के ना हर हिस्से में माइक्रोब्स हैं, आंख में, नाक में, मुंह में, फेफड़ों में। तो सबसे पहले जो भोजन है ना मुंह में जाता है। तो मुंह के माइक्रोब्स और मुंह के अंदर जो सलाइवा है उसमें जो उसको डाइजेशन वहां से शुरू होती है। तो बिल, जो सबसे पहले हम सुबह उठ के टूथपेस्ट करेंगे ना कि बैक्टीरिया मारने वाली, टीवी पे ऐड की 99% मारती है, दूसरी कंपनी कहती है मेरे 99.9% मार देती है बैक्टीरिया, वो माउथ वॉश की ऐड आती है। तो यहाँ से सारा बिगड़ाव यहाँ से शुरू होता है। बिल्कुल। और भी एक, फूड कौन सा सिलेक्ट किया, कुक कैसे किया, वो बातें भी हैं। तो उसके बाद ना पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में सारा, और हमारी सोच कैसे है। दूसरा बात ये है कि हेल्दी बैक्टीरिया या अनहेल्दी, ये क्लासिफिकेशन हम करते हैं खाली समझाने के लिए। अब जो साइंस की लेटेस्ट स्टडीज है ना वो ये कह रही हैं कि जिसे हम अनहेल्दी बैक्टीरिया कहते हैं ना, जैसे ई कोलाई, कि ई कोलाई बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है, यूरिनरी ट्रैक में इंफेक्शन कर देता है, पेट में कर देता है, साल्मोनेला है, शिगेल्ला है, टाइफाइड कर देते हैं।
तो मैंने रिसर्च की अपनी कि जो म्युनिसिपल कारपोरेशन के कर्मचारी हैं, सीवरेज साफ करते हैं, सीवरेज में उतर के, अब गवर्नमेंट ने मशीनें मंगाई हैं, सीवरेज में उतर के साफ करने पे पाबंदी लगाई है, क्योंकि गैस से मौतें हो जाती हैं, काफी हुई हैं मौतें। तो उनसे मैंने इंटरव्यू किया कि ई कोलाई इसमें इतना ज्यादा है, आप कभी बीमार हो गए और पेट खराब हुआ है, टाइफाइड हुआ है? कहते जिंदगी में नहीं हुआ हमें। तो अगर अनहेल्दी जो अनफ्रेंडली बैक्टीरिया, तो उनको होना चाहिए ना, रोज वो सीवरेज में उतर के साफ करते हैं, और वो बिल्कुल। होते ही पेट खराब होता ही नहीं है उनका कभी। तो बॉडी हम्म। ने वो डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी ने डिफेंस मैकेनिज्म तैयार किया हुआ है उनकी बॉडी ने, वो ई बिल्कुल। कोलाई के केस। तो कोई भी ये ना सेट सेट आता है बैक्टीरिया का कि कौन सा, ये डिसबायोसिस नहीं होना चाहिए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होना चाहिए बैक्टीरिया का। तो हम्म। अनफ्रेंडली बैक्टीरिया जो हमें बीमार करता है, उसका उसका भी रोल है हमारी बॉडी में, वो भी काम करता है। बिल्कुल। तो अनफ्रेंडली कुछ है ही नहीं, कुदरत ने सब कुछ बड़ा सोच समझ के सोच बनाया है। समझ के खाली बनाया। ये है कि गिनती जो तादाद है ना, जो अनफ्रेंडली है उसकी कम होनी चाहिए, फ्रेंडली वाले की ज्यादा होनी चाहिए। फ्रेंडली वाला अनफ्रेंडली को घेरा डाल के रखे कि उसकी उसको कंट्रोल करे सारा, बिल्कुल। उसके हाथ में बागडोर ना जाए। बिल्कुल जी। और दूसरा ये देखा गया है कि हम कहते हैं कि भोजन संतुलित खाएं। दही दही एक मिल्क प्रोडक्ट होना चाहिए, जैसे साइंस कहती है कि दूध का एक प्रोडक्ट होना चाहिए कैल्शियम के लिए, दही दही या कुछ भी। और सब्जी, दाल, सलाद, सब कुछ होना चाहिए ऐसे, तो उसको बैलेंस, कि अनाज होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए उसमें, विटामिन मिनरल। तो पक्षियों को देखो, जानवरों को देखो, तोते तोते को देखो, मैंने पक्षियों के ऊपर बहुत काम किया है। हमारी एनजीओ है पीपल फॉर एनिमल, वह वहां जब भी जाता हूं तो जानवर कैसे खाना खाते हैं और कैसे स्वस्थ रहते हैं। तोते को देखो, जामुन के पेड़ पे बैठेगा ना, सिर्फ जामुन ही खाएगा। कभी किसी जानवर को बता दो कि वो साइंस की जो थ्योरी है ना बैलेंस डाइट की, वो बैलेंस डाइट लेता हो। सबकी अनबैलेंस्ड है साइंस के हिसाब से, लेकिन वो नेचर के हिसाब से बैलेंस्ड है। तो वो जामुन के पेड़ पे बैठेगा, जामुन ही खाएगा, उससे ही पेट भरेगा। अमरूद के पेड़ के पे बैठेगा, अमरूद के सीजन में अमरूद खाएगा। मक्की उगी है तो छल्ली, मक्की के खेतों में जाएगा तो तोता छल्लियां ही खाएगा सिर्फ। एक ही चीज, ये नहीं कि बैलेंस, दही भी लगाए, दाल भी, कि मूंग की दाल भी ले प्रोटीन के लिए, वो भी करे। लेकिन उस किसी भी तोते को बता दो कि उसको डेफिशिएंसी हो, तो वो झलकती है तोते के रंग, पंखों के रंग पे, उसके उड़ने की क्षमता पे। उसके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कमजोर होने चाहिए, लेकिन कुछ है ही नहीं। तो हमारे माइक्रोब्स इतने ज्यादा है ना, काम करते हैं कि आप वो प्रोटीन, अमीनो एसिड भी सिंथेसिस कर सकते हैं। सोडियम ज्यादा है, पोटाशियम ज्यादा है, उसको बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स का, सोडियम को पोटाशियम में कर सकते हैं कन्वर्ट, सब सब कुछ कर सकते हैं। तो इतने वो डाइवर्सिटी चाहिए हमें। अब जैसे दूध से एलर्जी हो रही लोगों को, मिल्क इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है। यहाँ स्टडी हुई संजय गांधी नेशनल, संजय गांधी पीजीआई में, हाँ लखनऊ, पीजीआई चंडीगढ़ में भी हुई, हमारे दयानंद अस्पताल में भी वो मशीन लगी लैक्टोज इंटॉलरेंस की, कि आपको दूध पच रहा है कि नहीं। अब आयुर्वेद वाले वो ऋषि जी जो हुए, वो लिख गए कि दूध अमृत है। अब गाय का दूध अमृत है, वो ये अमृत लिख गए क्योंकि उस समय में ना गाय प्राकृतिक चरती थी, चारा, गाय, उसके बच्चे बच्चियां उसके साथ रहते थे, उनको भी दूध मिलता था। और दूसरा, उनका वो हर घर में गाय होती थी, तो उनका गोबर हम रसोई में लेप करते थे, पाथियों पे भोजन बनाते थे। तो गोबर वो घर वाले ही संभालते थे, गोबर मलमूत्र सारा खाद देना। तो उसके गोबर में वो बैक्टीरिया, और उसके वो ड्योढ़ी में बंधी होती थी। तो पहले परिक्रम, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भोजन खाने से पहले गाय की परिक्रमा करते थे। आज भी कई गुरुकुल है जहाँ गौशाला है बनी हुई स्थापित, गुरुकुल में या कोई ऐसे आश्रमों में। तो भोजन करने से पहले गायों की परिक्रमा करके आते हैं। अब देखो, गाय खाती तूड़ी, कितना फाइबर है, फाइबर ही है, कुछ है ही नहीं फैट। लेकिन उसके दूध में आ रहा है, दूध में घी भी है, मक्खन मलाई सब कुछ आ रहा है ना, खा नहीं रही। अब ये उल्टा सिद्धांत हो गया ना साइंस से। साइंस कहती है कि आपको भोजन में घी चाहिए, तेल चाहिए चिकनाहट के लिए। आयुर्वेद भी कहते हैं कि आयुर्वेद, आयुर्वेद के जो प्रैक्टिशनर है आजकल कर रहे पैथी, वो आयुर्वेद नहीं है। जो नेचुरोपैथी कर रहे हैं, नेचुरोपैथी के नाम पे नेचुरोपैथी नहीं है सही। जो एलोपैथी कर रहा है वो एलोपैथी नहीं, सब में बिगड़ाव आ गया।
अब नेचुरोपैथी वाले क्या करते हैं, अनीमा करते हैं, पानी का अनीमा ले लो जी, कब्ज है तो अनीमा वो मल द्वार है, निकलने का द्वार बनाया है, अंदर चढ़ाने का द्वार नहीं है। नेचुरोपैथी सीखनी है तो पशु पक्षियों से सीखो। कौन अनीमा करता है? कोई नहीं करता। सब मजाक बनाया हुआ है सब पैथियों का। और मैं प्रचार बता रहा था दूध क्यों नहीं पच रहा, क्योंकि दूध गाय नहीं पाल रहे, वो बैक्टीरिया नहीं आ रहा पचाने वाला, लैक्टोज को पचाने वाला, खासतौर पे लैक्टोज। कैसीन प्रोटीन भी उसकी बड़ी हार्ड प्रोटीन है। ऐसे गेहूं की प्रोटीन है, ग्लूटेन प्रोटीन। ये सारी ग्लूटेन, ये गेहूं के खिलाफ एक मुहिम चलाई हुई है कि गेहूं में 1.2 ग्राम फाइबर होता है। गेहूं में 8 से 10% फाइबर होता है, कुछ कुछ वैरायटी में 11% भी होता है, होल व्हीट आटे में। ये सारी लॉबी बनाई हुई है गेहूं के खिलाफ प्रचार करने के लिए। हमारी एनजीओ ने इनाम रखा है कि कोई साबित करे, लेबोरेटरी की रिपोर्ट लाए कि गेहूं टेस्ट की, होल व्हीट में अगर आप 8% से कम फाइबर आए तो 11,000 रुपया कैश प्राइज है। आज तक नहीं आया कोई रिपोर्ट लेके, कोई नहीं आया लेबोरेटरी से। मैं रिपोर्टें दिखा सकता हूँ। पूरी दुनिया की जितने डाइटरी डिपार्टमेंट है सब कहते हैं 8 से 10% वीट है। मिलेट में जितना फाइबर है उतना ही वीट में है। ये गलत प्रचार हो रहा है सारा, अनसाइंटिफिक हो रहा है। और वीट में क्यों नहीं पच रहा? क्योंकि ग्लूटेन को पचाने के लिए भी बैक्टीरिया चाहिए, एंजाइम चाहिए। एंजाइम वो बैक्टीरिया बनाता है। तो बैक्टीरिया या तो बाहर से उसको फर्मेंट करके ग्लूटेन को खाओ। पहले जमाने में जैसे कोई आटा गूंथते थे तो पुराने आटे का पेड़ा भी लगाते थे, सोर खट्टी खमीर वाली रोटी, खट्टी रोटी, ब्रेड भी बनती थी। तो बेकरी में वो आटा गूंथ के रखते थे, मिट्टी की सारी बेकरी की दीवारें मिट्टी की होती थी। उसमें इतना बैक्टीरिया होता था ना, हवा में उसको आटा गूंथ के रखते थे, वो वहीं से बैक्टीरिया आके फर्मेंट करके ग्लूटेन को एंजाइम अपने डाल के तोड़ देता था, इजी टू डाइजेस्ट। ग्लूटेन से प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। प्रॉब्लम सारी ये सारी जड़ तो ये है। अब ढूंढ रहे हैं इलाज कहीं हम और। तो ऐसे बात नहीं बनने वाली। तो धन्यवाद जी। अब मेरे को तो जितना आपको होके मैं 2 दिन भी बोलता रहूंगा। बस इतनी बातें मैंने करनी थी कि दूध इसलिए नहीं पच रहा क्योंकि गाय पालनी छोड़ दी, उसका बैक्टीरिया नहीं हम ले रहे गोबर से। साइंस ने ये बात है जो नहीं पढ़ के आया है कि गोबर को टच करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसमें आज तक कोई बीमार हुआ है? दिखाओ गांव में जो गोबर जो हमारे गौशाला में पीपल फॉर एनिमल में जो लड़के गायों की देखभाल करते हैं, सारा दिन हाथ सने रहते हैं गोबर में, मल मूत्र में। हमने देखा है वो कभी बीमार ही नहीं होते। और उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली हमारी गौशाला से बीमारी की वजह से। खाली छुट्टी लेते हैं हाफ डे की, रक्षाबंधन की, कि बहन के जाना है, या बस ऐसे कोई त्योहार होगा तो कभी छुट्टी लेंगे हाफ डे की। कभी बीमारी की वजह से छुट्टी नहीं ली। अगर वो गोबर से बीमारी होती तो हमारे गौशाला के जो, या और कितनी गौशाला हैं, वहां के कर्मचारी सारे बीमार होते हैं ना। बिल्कुल। तो ये सारे साइंस से उल्ट है सारी बातें कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया तो उल्टा हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है सारा, सारे तरह का। तो ऐसा भी है जैसे अब नई खोज हो रही है। अभी मैं पढ़ रहा था कि वैज्ञानिकों ने एक फंगस ढूंढी है, वो ऐसे एंजाइम बनाती है। एंजाइम से बहुत कुछ होता है कि प्लास्टिक हम कहते हैं डिग्रेड नहीं हो रहा, 500 साल नहीं होता। वो बैक्टीरिया ऐसा है बनाया, उसके एंजाइम है फंगस के। बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है। वो प्लास्टिक को तुरंत तोड़ देता है, मिट्टी बना देता है वो उसको कुछ दिनों में ही। ऐसे समुद्री जहाज जैसे चलते हैं समुद्र में, कई बार तेल पलट जाता है। समुद्र में कच्चा तेल आ रहा है या दूसरा पेट्रोल, सारा पोल्यूशन होता है, जीव जंतु मरते हैं। फिर उसमें जाके बैक्टीरिया छोड़ा जाता है उसको साफ करने के लिए। ऐसा बैक्टीरिया जो पेट्रोल खा जाता है, पेट्रोल खाने वाला है। दुनिया में सारा पोल्यूशन, सारा सब कुछ दूर करने वाले ये माइक्रोब्स हैं। हम बैक्टीरिया बोलते हैं उस आम भाषा में, लेकिन बैक्टीरिया नहीं, उसमें फंगस भी है, बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, सारे माइक्रोब्स हैं। धन्यवाद जी। बिल्कुल। थैंक यू राजेश जी। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी सर ने। तो ये काफी सालों से इन सारी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, लुधियाने से हैं। और 43 ईयर्स हो गए मुझे। और मेरे मेरे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में लेक्चर होते हैं बड़े बड़े डॉक्टरों को। अब लुधियाना में जितने ये डीएमसी हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना, इसमें हीरो हार्ट में, या और भी हॉस्पिटल है, ग्लोबल हार्ट है, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, उनको हार्ट अटैक आया। मैंने फेसबुक पे वो न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट थी वो डाली न्यूज की, और सारे जो मेरे हार्ट स्पेशलिस्ट है या दूसरे डॉक्टर मेरे फेसबुक पे फ्रेंड ने टैग कर दिया कि दो जवाब जो आपके पूरी दुनिया के लिए गाइडलाइंस इशू करते हैं
ऐसा कोलेस्ट्रॉल मैनेज करने के लिए ये दवाई खाओ, फूड में ये खाओ, ये ना खाओ, और ये स्टैटिन से मैनेज करो, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। मैंने कहा आपके जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के, दुनिया के, उनको क्यों हार्ट अटैक आया है? हमारे यहाँ अब नाम लेना अच्छा नहीं लगता पब्लिकली। जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं लुधियाना में, बहुत सारों को हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, दूसरों को कहते हैं प्रिवेंट करने के लिए स्टैटिन खाओ, और खुद भी खा रहे हैं, फिर भी उनको स्टंट डले। अब रिसर्च आ रही है कि माइक्रोब्स का रोल इतना है कि माइक्रोब्स कोलेस्ट्रॉल को तोड़ते हैं, तोड़ के शरीर से बाहर निकाल देते हैं। आप स्टैटिन से मैनेज कर रहे हो, नेचर के सिद्धांत से उल्ट चल रहे हो। वो स्टैटिन खाने वाले, ये रिसर्च आई है कि स्टैटिन खाने वाले लोग जो कोलेस्ट्रॉल मैनेज की दवाई स्टैटिन खाते हैं, 40% लोगों को 5 से 10 साल में डायबिटीज हो जाती है, 40% लोगों को। तो टॉक्सिन ये कम है वो बॉडी में। हार्ट डिजीज तो ठीक नहीं कर रहे, डायबिटीज पैदा कर रहे हैं उल्टा। अब इतना लिखी जा रहे हैं सबको। और एस्प्रिन पे रिसर्च आई खून पतला करने वाली। आप नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे लिखिए एस्प्रिन कैंसर, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, ये 3 वर्ड लिखिए, आपको वो वेबसाइट खुल जाएगी। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा बिल्कुल। कैंसर का इंस्टीट्यूट है, अमेरिका का। तो हाँ वो जी, क्या हाँ है, जी। उन्होंने रिसर्च की 20,000 लोगों पे कि एस्प्रिन जो खाते हैं खून को पतला करने के लिए, खून के साथ छेड़छाड़ करते हो, और एक और बीमार दवाई देते हैं एस्प्रिन के साथ, क्लोपिड्रोजल। वो प्लेटलेट्स को थक्के जमने से रोकती है कि हार्ट में क्लॉट ना बने, आर्टरीज में क्लॉट ना बने, प्लेटलेट्स को जमने से रोकती है। तो प्लेटलेट्स के साथ छेड़छाड़ करती है। और ये जो खाते हैं उन सब में देखा उन्होंने 20,000 लोगों पे, दुनिया के कई देशों में हुई। 2,000 हम्म, लोगों को कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। आप खून से छेड़छाड़ कर रहे हो, पतला कर रहे हो, बॉडी अपने आप देखेगी उसको पतला करना है, गाढ़ा करना है। आप फूड ऐसा बिल्कुल मत खाओ जो गाढ़ा करता है उसको, उसको बिल्कुल फूड से भी राकेश आप जी, कर सकते एक्चुअली इतनी सारी बातों की बजाय सिंपल एक चीज मैंने वही कही आपको कि ये एलोपैथी, माइक्रोब दुश्मन नहीं है, एलोपैथी। पहली बात है, माइक्रोब दुश्मन नहीं है, माइक्रोब मित्र हैं, चाहे वो बिल्कुल अनहेल्दी वाले हैं चाहे हेल्दी वाले। अनहेल्दी वालों के बिना भी हेल्दी वाले काम नहीं करेंगे, दोनों चाहिए हमें। जी। और डाइट के अलावा माइक्रोबियल एक्सपोजर भी चाहिए, बहुत सारे कारण है जो माइक्रोब्स मर रहे हैं। कॉमन हाउस होल्ड पेस्टिसाइड है, जो खेतों में तो छिड़कते ही हैं, जो घरों में फिनाइल के पोचे लगाते हैं, इस पे रिसर्च है फिनलैंड की। वहाँ टाइप 1 डायबिटीज और सीलियक डिजीज, गेहूं से एलर्जी की वर्ल्ड कैपिटल है बच्चों की, खाली इसलिए कि क्लीनेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड खिताब जीतने के लिए उन्होंने इतने सैनिटाइजर छिड़के, इतने फिनाइल के पोचे लगा, ये कर वो कर, माइक्रोब्स मार दिए सारे। तो बच्चे ही पैदा हो रहे हैं, जन्म नए नवजात बच्चे, ये सारा तो घर में ये केमिकल इस्तेमाल करने, ये सारे परफ्यूम्स इस्तेमाल करने हैं। आगे गुलाब जल छिड़कते थे शादी पे, कोई भी आता था। अब किसी को पूछो गुलाब जल होता क्या है या रूह केवड़ा होता क्या है, बच्चों को नाम ही नहीं इतर पता, इतर इतर परफ्यूम को पता है। छिड़कते थे, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही हाँ जी, बात इतर, है। ये सारा केमिकल हो गया ना, कदम कदम पे केमिकल, कदम कदम पे केमिकल। ये नहीं कि खाली दवाइयां, ये घरों घरों के जो केमिकल है, आप कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हो, इससे स्किन के अंदर केमिकल जा रहे हैं। ये सारे हार्मोन एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स हैं, हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं सारे। ये हम्म, सारी कदम कदम पे जो केमिकल, और सबसे हमारी है सोच, जो सोच है सरबत के भले वाली सोच हो, तो ब्रेन से ऐसे केमिकल निकलते हैं कि आपको हील करते हैं। अभी साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि कैसे हमारे जीन्स होते हैं, जिनके जीन्स मजबूत हो जाते हैं ना, ऐसे सरबत के भले वाली सोच होती जिनकी, इतने जीन मजबूत हो जाते हैं कि वो कुछ भी खाएं, कुछ भी खाएं, तो उनको कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं होने वाली। मतलब जिनके हार्ट के डिजीज के जीन मजबूत हो गए, ऐसी कई देखी हैं उन्होंने, जो ये वाले जीन बीमारी करते हैं, ये बिल्कुल वाले जीन आ राजेश जाए जी, तो आप भी मैं हार्ट की डिजीज हो नहीं सकती। तो राकेश ऐसे जी, ही मैं वो ऐसे जीन लोगों से मजबूत। मिल भी चुकी हूँ जो लोग ईंटे पत्थर खाकर भी बहुत हेल्दी है, बहुत हाँ, हेल्दी। हमारे घर के पास भूरी वाला मंदिर है, यहाँ लंगर लगता है। 70-80 साल से तीनों टाइम, सुबह से, कोरोना के टाइम में इतने लोग थे, इतनी भीड़ होती थी यहाँ। खाते हैं लोग, आते कि एक को भी कोरोना नहीं हुआ, जो यहाँ भिखारी है और लोग खाते थे सारा ये आके, यहाँ किसी को भी नहीं हुआ। जी और बिल्कुल। तो इसमें इसमें तो राकेश जी ऐसा है कि अगर हम इसको इसको बढ़ाना चाहें तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इतना हाँ, इतना हम लॉजिकल ये ठीक नहीं, मैं एक कहता एक हूँ, दवाई ये के कहते हैं ऊपर। ना, बहुत लोग कहते हैं कि गेहूं खाने से बीमार हो जाओगे, ग्लूकोज ज्यादा रिलीज करती फास्ट। मैं आपको ग्लूकोज का डब्बा लाओ ½ किलो का, मेरी पहले पहले खाली पेट चेक कराऊंगा, ग्लूकोज 70 आएगी। उसके बाद ½ किलो का 100-100 ग्राम करके ना, ½ किलो का डब्बा पी जाऊंगा ग्लूकोज का, पानी में घोल के आपके सामने। डायबिटीज वहीं, शुगर शुगर लेवल वहीं का वहीं रहेगा, बॉडी मैनेज करती है शुगर को।
अपना माइक्रोब्स अच्छे हो, सब कुछ अच्छा हो, मजाल है बढ़ जाए, मजाल है गेहूं खाने से बीमार हो जाए, बिल्कुल। मजाल है चावल खाने से कुछ हो जाए। मैं कहता हूँ ये प्योर ग्लूकोज पी के दिखा सकता हूँ। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है ना, मैंने लेबर को देखा है जो कि फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल की देखो बात, फिजिकल डेली एक्टिविटी की ना, कपिल देव है क्रिकेटर, सौरभ गांगुली है क्रिकेटर, अभी और है काम्बली का पढ़ रहा था। इनके जितनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, कपिल देव को हार्ट अटैक आया, सौरभ गांगुली को हार्ट, ए बहुत सारी चीज। अब ये फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं जो ये स्ट्रेस वाली है। अगर आप, मैंने देखा है लोगों को सैर करते हैं साथ में कान में वो ईयरफोन लगाए होते हैं, पॉलिटिक्स की बातें हो रही होती हैं, सास अपने मायके पे फोन लगाया होता है, सास की चुगलियां हो रही होती है, हमारे ब्रेन में क्या चल रहा है वो केमिकल रिलीज हो रहे हैं, आप वहां आनंद ही नहीं ले रहे कि मैंने पक्षी मेंटल हेल्थ चहचहा रहे की हैं। इसीलिए बात की कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट हाँ मेंटल जी। हेल्थ और मेंटल मेंटल हेल्थ हेल्थ की ही डेफिनेशन ही नहीं डायबिटीज का पता कारण है। लोगों को, डेफिनेशन, मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन ही नहीं पता लोगों को क्या होती है। हमारे केमिकल ऐसे रिलीज होते हैं ना, ऐसे जो वो मजबूत हो, आप कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, कुछ नहीं बीमारी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जी बिल्कुल। बिल्कुल जी। कोई और है जिनका कोई क्वेश्चन हो? संदीप जी थैंक यू, एंड राजेश जी का भी थैंक यू है। जी। तो जैसे वही है कि कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, तो और प्रीबायोटिक है, डायबिटिक कह सकते हैं, तो इसमें हम्म। ये माइक्रोब जो वो कह रहे हैं, तो उसको कैसे हम मतलब कर अपनी डाइट में, या क्या चीज हमें करना चाहिए? मेरे डायबिटीज से पूछा जी। अभी क्या डाइट ले रहे हो आप? संदीप जी से बात कर रही हूँ, तो नहीं नॉर्मल लेती हूँ वैसे डाइट तो मैं, वैसे और अपना वॉक भी करती हूँ, योगा भी करती हूँ। जी हाँ जी, मतलब कुछ ज्यादा, और वेजिटेरियन डाइट है, मतलब कुछ ऐसा। ठीक है। अब मैम देखो, मैंने ना आप शुरू से हो प्रोग्राम में? हेलो। थोड़ा लेट ज्वाइन करा था। लेट ज्वाइन किया था। आ, कोई भी बीमारी, सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, डायबिटीज तो मैंने जैसे बताया कि ये रूट कॉज है हर बीमारी। जब जब डायबिटीज एक बार शुरू हो गई तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी आपको जवाब दे रही है, अलर्ट कर रही है कि अब मेरे टॉक्सिन्स को संभालने की लिमिट खत्म हो गई है, अब अलर्ट हो जाओ। तो डायबिटीज के कारण क्या होते हैं? एक तो आपकी फूड हैबिट्स, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, फूड हैबिट्स नहीं है, और दूसरा है स्ट्रेस। अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं हो, मेंटली हेल्दी का मतलब है कि हम हमारे आसपास ऐसा नहीं होता। मेंटली हेल्दी होने का मतलब है कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट जैसा मर्जी हो, वो आपकी इनर जो इनर सेल्फ है ना, उसको एकदम, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही है। इनर पीस जो है उसको हाँ डिस्टर्ब नहीं नहीं वो कर तो, हाँ रही मैं समझती हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी को फॉलो भी करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, तो मेरे को ऐसे अपनी लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रेस या वो फील नहीं होता है, पर वो जो जब टेस्ट कराओ और इस तरह का रिजल्ट आता है ना, वो समझ नहीं आता है। कि हाँ, तो सॉरी, क्या 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 रीजन कहा है मैम आपने? कि टेस्ट जब करवाते हैं, पैथ लैब जब हम टेस्ट करवाते हैं और फिर ये रिजल्ट्स में आता है ना, मतलब सारे वो पैरामीटर्स, तो वो फिर समझ नहीं आता कि कोई स्ट्रेस भी नहीं लेते, फिजिकल एक्सरसाइज भी, फिजिकल एक्टिविटी भी है सब, मतलब लाइफस्टाइल तो मतलब अपनी तरफ से हेल्दी है सारा, तो हम्म। हाँ पर ही वो जो रिजल्ट आता है ना वहां पे फिर जब ब्लड टेस्ट टेस्ट, कराओ ब्लड टेस्ट। तो फिर लगता है कि रीजन ऐसा क्यों है। ठीक है। तो इसके लिए मैम नंबर्स हैं, आप एक बार पर्सनली, क्योंकि फिर मैं एक लंबी कन्वर्सेशन आपसे करके ठीक है, फिर ठीक इसका है, हाँ तो रूट आपसे कॉज बात फिर जानने की कर कोशिश। सकते हैं। जी बिल्कुल, आप फिर, ठीक है, क्योंकि हर किसी के ना अपने अपने कारण होते हैं। रूट कॉज क्या है वो जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक वो सामने ठीक नहीं है। आएगा। अलग अलग लोगों के अलग अलग रूट कॉज होते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत ही बड़ा एरिया है। हमारे जो अ, हमारे अगर बाहर कुछ भी गड़बड़ चल रही है ना, इट मीन्स अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, हाँ अंदर जी, हाँ जी। कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब आप उसको पकड़ पा रहे हो, नहीं पकड़ पा रहे हो, कुछ चीजें कॉन्शियसली हो रही हैं वो आप इजिली पकड़ पा रहे हो, कुछ चीजें अनकॉन्शियस चल रही हैं। आपको लग रहा है कि हम्म नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन अनकॉन्शियसली चीजें काम कर रही हैं वहां पे। तो वो हमें ढूंढना पड़ता है कि वो क्या अनकॉन्शियस चीजें कर रही हैं काम। तो वो जब हम बातचीत करते हैं
उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो चीजें पता चल जाती हैं। और जब एक बार रूट कॉज, और आपका ये जो इंदौरा, हाँ जी हाँ जी, इंदौरा वेलनेस सेंटर कहाँ पर है? ये मैम पठानकोट से करीब 30 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। अच्छा इंदौरा शहर से 10 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से हो मैम? ओके थैंक। आप कहाँ? दिल्ली से। दिल्ली से हो, ठीक है। दिल्ली से काफी लोग हमारे पास दिल्ली से। जी, ठीक है। आप ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं हमसे, अगर आपके लिए जब कभी कन्वीनियंट होगा इधर आना तो आप आ सकते हो। अगर आप ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन भी आप बात कर सकते हो। हाँ नहीं, ऑनलाइन बात कर लेंगे पहले। ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच, ऑल बिल्कुल। द बेस्ट। अब एक हम 1 मंथ का एक प्रोग्राम भी करते हैं जिसमें जिसकी फीस 1100 फीस है। और उस 1100 की फीस में हम आपको जब भी गाइडेंस चाहिए आप हमसे गाइडेंस ले सकते हो। आपको डाइट प्लान दे देंगे कि आप इस तरीके से आप खाओ, उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसके ऊपर गाइड करते हैं। और इसके अलावा हम एवरी डे 30 मिनट्स मेंटली हमें कैसे हेल्दी रहना है उसके ऊपर बात करते हैं। एक्चुअली सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि पहले हम हमारे अंदर जो भरा हुआ है पहले हमें वो रिलीज करना होता है। हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी से भरे हुए हम। अब हमारी फ्रीक्वेंसी किस लेवल पे है, हम उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। अब हम अभी किस फ्रीक्वेंसी में जी रहे हैं, हम गिल्ट में जी रहे हैं, हम एंगर में जी रहे हैं, हम जेलसी में जी रहे हैं, किस तरीके की फ्रीक्वेंसीज में हम जी रहे हैं, हम दुख में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं। आजकल सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है दुनिया में वो है डर की फ्रीक्वेंसी। और डर की फ्रीक्वेंसी में अगर इंसान जीता रहेगा तो उसे हेल्थ इश्यूज आने ही आने हैं। अब डर की फ्रीक्वेंसी कैसे काम कर रही है? आप टेलीविजन देख रहे हो, न्यूज देख रहे हो, हर वक्त कुछ ना कुछ बैड न्यूज, यहाँ इतने मर गए, वहां इतने मर गए, ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई। अब इतनी सारी जब आप वो चीजें हर वक्त आपके ब्रेन में जाती हैं, और एक भी इंफॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन में जाती है वो पूरी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालती है। इसीलिए जो हमारे ऋषि मुनि थे वो कहते थे कि एक एक चीज बड़े ध्यान से अपने अंदर लेकर जाओ, क्या लेके जा रहे हो। सिर्फ खाना ही नहीं, एक एक आप देख क्या रहे हो, आप सुन क्या रहे हो, वो एक एक चीज हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालती है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ खाने से ही चीजें हो रही हैं। तो एक एक इंफॉर्मेशन जो हमारे अंदर जा रही है। आज आप आपको कोई एक छोटा सा पेन होता है, हमारे सबके हाथों में फोन है ना? तो हम एक छोटा सा पेन हुआ, हम तुरंत यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया, हमने गूगल पे सर्च करना शुरू कर दिया, ये पेन हो रहा है, इस तरह के सिम्टम्स है, क्या है। अब उसमें जो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी वो एक नॉर्मल, वो कहेंगे गैस है, गैस भी हो सकती है। और उसकी क्योंकि उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, वो गैस से लेकर वो कैंसर तक को रिलेट करेंगे कि ये दर्द का मतलब ये गैस भी हो सकती है और ये कैंसर तक भी हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप कैंसर का नाम सुनोगे आपके अंदर कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर वो डर आ गया, हाय मुझे कैंसर हो गया तो। जैसे ही आपके अंदर ये विचार आया, वो विचार आपकी पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है। तो हमारी बीमारियों का कारण सिर्फ आज खाना ही नहीं है, खाने से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। तो हम क्या अपने आसपास के इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, और डर डर का खेल सबसे ज्यादा खेला जा रहा है। आ, हर चीज में डर डर डर। तो इसीलिए जितना आप डर से दूर रहोगे, पुराने लोग अगर हेल्दी थे तो उनके हेल्दी रहने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं था कि वो हेल्दी खाते थे, बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे कारण। वो इमोशनली हेल्दी थे, वो मेंटली हेल्दी थे, वो
उनके पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के कोई सोर्सेस नहीं थे, नेगेटिव इंफॉर्मेशन उनको इतनी जल्दी नहीं मिलती थी। अब अमेरिका में कुछ हो रहा है, हम यहाँ बैठे बैठे हमें वो न्यूज मिल रही है, इतने लोग मारे गए। और एक ह्यूमन बीइंग सेंसिटिव होता है, उसके अंदर सेंसिटिविटी है। जब उसे ये पता लगता है कि इतने लोग मारे गए तो उसे कहीं ना कहीं दुख होता है, पेन होता है। वो आप चाहो चाहे ना चाहो, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ये सारे थॉट्स आपके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो हमें इतनी सारी चीजों के प्रति अवेयर होना पड़ता है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, कि आपके अंदर क्या इंफॉर्मेशन जानी चाहिए और क्या नहीं जानी चाहिए, उसके प्रति बहुत अवेयरनेस हमें चाहिए होती है। तब आप पूरी तरह से हेल्दी रह सकते हो। अब जो पुराने इमोशंस आपने स्टक कर रखे हैं उसे भी रिलीज करना होता है। वो रिलीजिंग के प्रोसेसेस हैं कि हमें वो सारी चीजें रिलीज करनी है। वो रिलीज जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम कितनी भी कोशिशें कर ले, हम पूरी तरह से हेल्दी नहीं हो सकते। तो इन सारी चीजों के ऊपर हमें काम करना होता है। जब हम इन सारी चीजों के ऊपर काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हेल्थ तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? अभी हमारे पास 20 मिनट हैं और अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। रुपिंदर जी। ठीक है जी। अगर किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम तो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू आप सब लोगों का, आप लोगों ने ये प्रोग्राम अटेंड किया। नमस्ते।